नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से कॉमर्स नेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप कॉमर्स का कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप बीबीए की तैयारी कर रहे हो, या आप एमबीए, सीए, सीपीटी, नेट, जेआरएफ, या फिर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, या फिर आप बीकॉम एमकॉम में पढ़ रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन क्या होता है, मीडियन, मोड के बारे में, ठीक है, और न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे दोस्तों। मेन फोकस जो है दोस्तों हम लोग का है इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेमेस्टर एग्ज़ाम के ऊपर, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में ये बुक चलता है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, और बिजनेस स्टैटिस्टिक के यूनिट 2 का ये टॉपिक है दोस्तों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पूरे ग्रुप का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा वैल्यू जो बताएगा कि मतलब हमारे ग्रुप में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब पूरा ग्रुप का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन, एक चीज़ पूछें कि एक क्लास है, उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और आपसे हम पूछें कि इसमें हमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बताओ, तो हम एक एक लोग से पूछने जाएंगे नहीं, ठीक है, इससे मेरा टाइम बर्बाद जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे पता चल जाता है कि हमको कि पूरे क्लास में, उसी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे क्लास में कितने मार्क्स लोग पाए हैं। जैसे मान लीजिए पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं और उसका एवरेज हम लोग निकाला, तो मान लीजिए आया 40, ठीक है। पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स आया मान लीजिए 40 मार्क्स, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे क्लास में 40 मार्क्स बच्चे पाए हैं। चलिए, तो ये होता है आपका सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग, लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टू एन इंटायर सेट ऑफ डेटा। दोस्तों, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, एक सिंगल वैल्यू होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे ग्रुप का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद, इट इज़ अ टिपिकल वैल्यू टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल क्लोजर देन द एनी अदर वैल्यू। दोस्तों, यहाँ पर जो एवरेज निकाला जाता है इस सेंट्रल टेंडेंसी में, ये जो 40 मार्क्स आपका एवरेज आया है, वो एकदम उसके नियरेस्ट एकदम आपका आंसर होगा कि सही में यहाँ पर 40 मार्क्स बच्चे पाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप थ्योरी में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको रिटेन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है दोस्तों, आपसे एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रहा है। तो वहाँ से आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को किस नाम से जानते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, और मेजर्स ऑफ लोकेशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल मेजर्स वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दोस्तों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 सबसे मेन प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम कैसे सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, आप इसका नाम भी सुने होंगे, क्लास 6, 7, 8 में अगर आप पढ़े होंगे तो आप अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेजरमेंट जो है दोस्तों, वो मेरा है अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये इसका सबसे 3 प्रिंसिपल मेजरमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है कि सबसे प्रिंसिपल मेजरमेंट इनमें से कौन सा है, तो मीन, मीडियन, मोड होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। दोस्तों, क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, या फिर क्या काम होता है आपके एवरेज का, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। दोस्तों, जो स्टैट्स होता है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उसको क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, और ये जो एवरेज है वो आपको एक समराइज करके आपको बताता है, जिससे आपको कैलकुलेट करना और आसान करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे हमने आपसे पूछा, जैसे एक एग्जांपल समझिए कि एक बोरी चावल है, राइस, उसमें आपसे मैं जैसे पूछूंगा कि इसमें से कौन चावल अच्छा वाला, एक साइड करो, बेकार वाला, मतलब अच्छा है कि नहीं है आप बताइए। तो आप एक एक चावल तो उसको खोजेंगे नहीं, ठीक है,
3 महीना हो जाएगा तो भी आप नहीं खोज पाएंगे। तो आप क्या करते हैं ना, देखे होंगे बेसिकली, आपने उसमें से एक एक मुट्ठी निकालेंगे और उसमें से देखेंगे हाँ ये सही है, ठीक है, मतलब सैंपल लेकर के, और आप चेक कर लेंगे कि हाँ ये सही है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये पूरा चावल ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो वो होता है आपका एवरेज, जो आपको अब इसमें स्टेट्स के थ्रू इसमें देख समझते हैं क्या लिखा है, जो प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज फॉर्म, ठीक है, जो आपका जो बड़े से बड़े जो डेटा है उसको समराइज करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू मेक कंपेरिजन ईजियर, ठीक है दोस्तों। जो एवरेज होता है उससे कंपेयर करना बहुत आसान होता है, ठीक है, तो आपको हेल्प करता है ये कंपेयर करने में, ठीक। जैसे लिखा हुआ है, एवरेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग कंपेरेटिव स्टडी टू दे रिड्यूस द मास स्टैटिकल डाटा टू द सिंगल फिगर। इससे हम कंपेरिजन करने में बहुत आसानी होती है एवरेज के थ्रू, ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन लेने समय ना आपको कई तरीके के डेटा की ज़रूरत होती है, जो हमें एवरेज वहाँ पर प्रोवाइड कराता है। डिसीजन लेने में हमें बहुत से यहाँ पे हेल्प मिलते हैं दोस्तों। इसलिए कहा है मोस्ट ऑफ द डिसीजंस टू बी टेकन इन रिसर्च और प्लानिंग आर बेस्ड ऑन द क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन वेरिएबल। तो आप जो वहाँ पर आपके स्टेट्स में जो भी या फिर आपके बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, वो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है डिसीजन मेकिंग की। दोस्तों आप जब डिसीजन लेंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसा डेटा होगा जो आपको कलेक्ट करना होगा, तो स्टेट्स में आपको वहाँ से ये सारी हेल्प मिलते हैं। जो एवरेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, एवरेज आपको वहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड कराता है, जिससे आप डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। जैसे पहला डिसीजन यहाँ पर आपने बताया था कि आपने वो चावल वाला एग्जांपल, कि उसमें से चावल एक मुट्ठी सैंपल लिया, वो अच्छा है तो सब अच्छा, आपने डिसीजन लिया कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम ए सैंपल, ठीक है दोस्तों। ये जो एवरेज होता है इसका सबसे बड़ा आपको काम बता दें कि हम जैसे सैंपल की तरह इसे काम करता है। जो आपको एग्जाम्पल दें, यूनिवर्स का मतलब एग्रीगेट टोटल, ठीक है, तो उसमें से हम एक सैंपल यूज़ कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या प्रोवाइड कराता है दोस्तों, ये एक सैंपल होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरा क्या वैल्यू है। एवरेज लिखा है, एवरेजेस आल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग द आइडिया ऑफ कंप्लीट यूनिवर्स बाई मीन्स ऑफ सैंपल डेटा। द एवरेज ऑफ ए सैंपल प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों आपको जैसे पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो आप टोटल इनकम के थ्रू, आप नेशनल इनकम के थ्रू या टोटल पॉपुलेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आप एक एक लोग का नहीं पूछने जाएंगे, आप उसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये होता है। फिर उसके बाद टू ट्रेस प्रैक्टिस रिलेशनशिप, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है दोस्तों ये, ठीक है। जैसे लिखा है, एवरेज बिकम इसेंशियल व्हेन it is desire to establish relationship between different group and quantity term, ठीक है। जो क्वांटिटी टर्म होते हैं हमारे या फिर कोई ग्रुप होता है, उसमें क्या करता है, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। एक और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है दोस्तों, बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर। दोस्तों ये मेजरमेंट का सबसे बड़ा मतलब एवरेज सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मेजर्स कंप्यूट करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। जैसे लिखा है, एवरेज ऑफर अ बेस फॉर कंप्यूटिंग वेरियस अदर मेजर्स लाइक डिस्क्रिप्शन, स्क्यूनेस, ठीक है, कुर्टोसिस, दैट द हेल्प इन मेनी अदर फेसेस ऑफ स्टैटिकल। दोस्तों स्टैटिकल एनालिसिस में बहुत सारे मेजरमेंट हैं, लेकिन एवरेज एक ऐसा मेजरमेंट है जो बहुत ही आसान तरीके से आपको कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना सिखाता है। ये इसका इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस बोल सकते हैं इसको, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के? सबसे पहला है रिजिडिटी डिफाइंड। दोस्तों आपको रिजिडिटी मतलब होता है बहुत कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, हार्ड से हार्ड डेटा को वो डिफाइन करना हो तो हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ती है या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये बहुत मान्यताओं पर या फिर ऑब्जर्वेशन पर ये डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है।
फिर इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। दोस्तों ये जो आपका सैंपल होता है एवरेज में, वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या है, एक इस मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे बड़ा फीचर है कि उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपको एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म प्रोवाइड कराता है, एवरेज आपका हेल्प करता है। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। दोस्तों एवरेज कैलकुलेट करना, ठीक है, और समझना बहुत ईजी होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। नॉट अफेक्टेड मच बाई एक्सट्रीम वैल्यू। दोस्तों ये एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी प्रभावित नहीं होता है, मतलब इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज। दोस्तों 3 टाइप्स के एवरेज होते हैं, यहाँ से आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है मैथमेटिकल एवरेज, उसके बाद होता है पोजिशनल एवरेज, और तीसरा होता है कॉमर्शियल एवरेज, ठीक है। 3 टाइप्स के एवरेज होते हैं दोस्तों। अब मैथमेटिकल एवरेज में 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन, ये हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, इसको डिनोट किया जाता है जी से, और इसको डिनोट किया जाता है एच से। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एवरेज। फिर होता है दोस्तों पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन और मोड पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और कॉमर्शियल एवरेज में हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक मीन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, मीन, मीडियन, मतलब मीडियन मोड क्या होता है। चलिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। चलिए दोस्तों मीनिंग क्या होता है अर्थमेटिक मीन का। अब यहाँ पर आप समझिएगा, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। चलिए फिर इसके बाद अब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक मीन होता है जो दोस्तों एक ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है, जो एवरेज होता है, जो पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल आपके बताया था, मैंने बताया था आपको कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से 40 मार्क्स जो आए थे बच्चे के, वो एवरेज मार्क्स था। तो उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि पूरे क्लास में बच्चे कितने मार्क्स पाए हुए हैं, तो वो मेरा क्या है, एवरेज है, मीन है। फिर उसके बाद इट इज़ ऑर्डिनली नोन एज मीन एवरेज, ठीक है दोस्तों। मीन और एवरेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स बार, ठीक है दोस्तों। इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार मतलब ऐसे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद काइंड ऑफ अर्थमेटिक मीन। दोस्तों अर्थमेटिक मीन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। चलिए अब लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कैलकुलेट द सिंपल अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए इसमें 3 टाइप्स के सीरीज होते हैं दोस्तों। अब ये सीरीज क्या होता है, सीरीज मीन्स डेटा, ठीक है। आपको डेटा कहाँ से मिलेंगे, तो 3 टाइप्स के सीरीज होते हैं दोस्तों। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, एक होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको एक एक सीरीज को पहचाना सिखाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज, अब इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब एक सिंपल आपको एक वैसा वेरिएबल दे देगा, मतलब नंबर दे देगा, जैसे लिख देगा 1 2 3 4 5 एक्स, ठीक है, और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिएगा, ये एक्स है, ठीक है। एक वैसा वेरिएबल, चाहे वेजेस हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे स्टूडेंट जो भी हो, वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब एक सिंपल सा एक वेरिएबल दे देगा आपको, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जो एक सिंगल होता है, मतलब सिंगल लाइन होता है एक तरीके से, ठीक है। ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू, हर एक आइटम का एक सेपरेट वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रिक्वेंसी ऑफ द आइटम्स। दोस्तों इस सीरीज में ना फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, एक सिंपल आपको एक वैल्यू दे देगा, एक्स निकाल के दे देगा, ठीक है। आप मीन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ़ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का मार्क्स क्लास 11th में आर गिवन इंडिविजुअली, इट विल बी द फॉर्म द इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। जैसे क्लास
मतलब जो लिखा है क्लास 11th में जो 10 स्टूडेंट हो हैं उनके मार्क्स क्या हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने 20 मार्क्स पाया, एक स्टूडेंट ने 50 मार्क्स पाया, एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स, एक ने 40, मतलब ऐसे करके 10 स्टूडेंट का मार्क्स दे देगा। तो वो जो मार्क्स है ना, वो मेरा एक वेरिएबल है, मतलब एक्स है, तो वो मेरा इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज। दोस्तों हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 मेथड होते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको मीन कैलकुलेट करने से पहले कुछ बातें बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। 3 टाइप्स के दोस्तों सीरीज होते हैं। पहला तो इंडिविजुअल सीरीज, आप समझ गए, एक सिंपल है, एक वेरिएबल निकाल के दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट किए हुए हैं, जैसे लिख देगा 3 4 5 1 3, ठीक है, इससे मेरा कितना बार नंबर रिपीट किया ये पता चलेगा। ठीक, अब कंटिन्यूअस सीरीज मेरा दिखता है क्लास इंटरवल की तरह। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे देगा। ये है क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो ये सीरीज पहचाना आप सीखिए। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब सिंपल नंबर, डिस्क्रीट सीरीज में उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होगा, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल दे देगा और उसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी दे देगा दोस्तों। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करना है और हमको सिंपल मीन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम में मेथड पूछ रहा है तो आप वही मेथड से लगाएंगे, नहीं तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 3 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन कैलकुलेट करने के डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, फिर हमारा मीन खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।